क्लोज करना चाहते हैं एमपीएस 001 में। और हम इन 13 क्वेश्चनों को शॉर्ट आंसर के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और 13 क्वेश्चनों की संपूर्ण जानकारी शॉर्ट टाइम में और शॉर्ट ही आंसर के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं टॉप 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम जो दिसंबर 2025 और जून 2026 के सेशन के स्टूडेंटों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 100% ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, चाहे वो जून सेशन हो चाहे वो दिसंबर सेशन क्यों ना हो, दोनों ही सेशन में ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए, विदेश नीति निर्धारित तत्व क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, विदेश नीति का तात्पर्य जब कोई देश अन्य देशों से संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाता है उसे विदेश नीति कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश की एक न एक नीति होती है। ऐसी भारत की अपनी विदेश नीति है जो कुछ बिंदु को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाता है। भारत की विदेश नीति अनेक आंतरिक और बाहरी कारकों से मिलकर बनती है। ये कारक देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पड़ोसी देशों की स्थिति को प्रभावित भी करते हैं। इन्हीं तत्वों पर आधारित होकर भारत की अपनी विश्व भूमिका तय करता है। तो भारत की विदेश नीति का पहला तत्व है भौगोलिक कारक, क्योंकि भारत हमेशा भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाता है। जो भी देश आसपास के भारत के आसपास के देश हैं, यानी एशिया के देश, सभी देशों से भारत भौगोलिक रूप से उनसे अपनी विदेश नीति बनाता है। सेकंड है ऐतिहासिक कारक। भारत ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाता है। भारत के इतिहास में जिन देशों के साथ संबंध घनिष्ठ नहीं थे, आज वर्तमान में उन देशों के साथ अपनी विदेश नीति कायम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी अपनी विदेश नीति बनाता है। और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर, जिससे भारत के जो आर्थिक हित जुड़े हुए होते हैं, उसके आधार पर अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक कारक। भारत सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाता है। भारत की संस्कृति जिन देशों के साथ मेल खाती है, भारत उन देशों से अपनी सांस्कृतिक आधार पर विदेश नीति अधिक घनिष्ठ बनाता है। पांचवा राजनीतिक कारक, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति कुछ राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखकर बनाता है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और इनकी सिद्धांतों में आस्था रखता है। इसलिए भारत अपने मूल्य और आस्था को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जो देश लोकतंत्र का ज्यादा समर्थन करते हैं, उन देशों से अपनी घनिष्ठ नीति बनाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। सेकंड क्वेश्चन है, विदेश नीति निर्माण में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के बढ़ते प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इनकी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट, इस एमपीएस 001 की प्लेलिस्ट चेक करेंगे। वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने में मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि विदेश नीति को जो बनाने में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है प्रधानमंत्री कार्यालय। वास्तव में विदेश नीति विदेश मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल प्रधानमंत्री यानी पीएमओ का होता है। जैसे कि हाल के वर्षों में अगर हम देखें कि विदेश नीति के संचालन में प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि जितनी भी विदेश नीति बनी है वो सभी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से निर्देशित तरीके से बनी है। जैसे पीएमओ ने जिस देश के साथ जैसी विदेश नीति को संचालित किया, वैसी विदेश नीति का निर्माण हुआ। उच्च स्तरीय निर्णय और रणनीतिक निर्देश अब अधिकतर पीएमओ के द्वारा लिए जाते हैं। इस नीति की अधिक केंद्रित और तेजी से लागू हो पाती है, क्योंकि पीएमओ का दखल होने से, विदेश नीति में भागीदारी होने से, ये जितनी भी नीतियां बनती है वो तीव्र गति से वो लागू हो जाती है, जिसके आधार पर सारी हमारी भारत की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। जैसे कि कूटनीतिक निर्णयों में पीएमओ की प्राथमिक भूमिका है। जितने भी कूटनीतिक निर्णय लिए जाते हैं देश के दूसरे देशों के साथ, उसमें पीएमओ की बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। सेकंड है वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री की सक्रियता। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की समन्वय तालमेल बनाना। जैसे कि हमारी जो एनएससी है, बड़े बड़े समझौते का सीधा निरीक्षण भी पीएमओ के द्वारा लिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया अधिक केंद्रीय व प्रभावी बनाई जाती है। और छठा है विदेश मंत्रालय को रणनीतिक दिशा प्रदान करना भी पीएमओ का है। भारत की विदेश नीति बनाने में राजनीतिक दल की राजनीतिक दल कैसे भूमिका निभाते हैं, चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आपका जून और दिसंबर सेशन, दोनों ही सेशनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।
तो स्टूडेंट, जो भारत की जो विदेश नीति है उसे बनाने में राजनीतिक दल की भूमिका होती है। जैसा कि भारत में आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो राजनीतिक द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के अंदर जो भी सरकार बनती है वो राजनीतिक दलों के द्वारा बनती है, क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाते हैं। संसद के अंदर राजनीतिक दल के द्वारा जो सरकार का गठन होता है, यानी संसद के अंदर जो सत्ता पक्ष यानी पक्ष बैठता है और विपक्ष बैठता है, दोनों ही जो पक्ष हैं ये दोनों ही राजनीतिक दल द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल विदेश नीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जितनी विदेश नीति है वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और राजनीतिक दलों की जैसी विचारधारा थी उसी आधार पर अपनी विदेश नीति का संचालन भी करते हैं। जैसे राजनीतिक दलों की विचारधारा जनमत और संसद में बहस नीति निर्माण को प्रभावित करती है। जो भी हमारे संसद में जितनी भी बहस होती है या आर्ग्यूमेंट या कोई भी कन्वर्सेशन होती है उसके आधार पर हम अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। सरकार बनाने पर वही दल विदेश नीति की प्राथमिकताएं तय करता है जो सत्ता पक्ष में बैठा होता है। जो सरकार के अंदर जो सत्ता पक्ष है वही हमारी जो विदेश नीति है उसको बनाने में प्राथमिकता तय करता है कि हमारी विदेश नीति दूसरे देशों के साथ कैसे होगी। इसके अलावा विदेश नीति में बनाने में राजनीतिक दल की सबसे बड़ी भूमिका है कि संसद में विदेश नीति पर बहस, क्योंकि हर बार देखा गया है कि भारत की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में विदेश नीति को लेकर काफी चर्चा होती रहती है। उस चर्चा के आधार पर हम अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। दूसरा है दल की विचारधारा नीति को प्रभावित करती है। जो भी राजनीतिक दल जिस विचारधारा को अपनाता है, मतलब जिस विचारधारा के होते हैं, वो अपनी विचारधारा के आधार पर भी दूसरे देशों के साथ अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। तो ये डिपेंड करती है हमारी राजनीतिक दल की विचारधारा कैसी है। तीसरा है चुनावी घोषणा पत्र में विदेश नीति विषय शामिल करना। तो जितने भी हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो जो चुनाव घोषणा पत्र में जो अपना वादा करते हैं उस आधार पर विदेश नीति बनाते हैं। गठबंधन की राजनीति के आधार पर भी हमारी विदेश नीति का संचालन होता है। जनमत निर्माण में दलों की भूमिका भी एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है, जो हमारे राजनीतिक दल में अपनी भूमिका होती है। सरकार आने पर भी नीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सारे जो पॉइंट्स बताए मैंने शॉर्टली, ये सारे हमारे भारत की विदेश नीति में राजनीतिक दलों की भूमिका के पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विदेश नीति के अध्ययन में यथार्थवादी और परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण, यानी इसके अंदर दो क्वेश्चन है कि विदेश नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण, परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण, दोनों का क्या अपनी विचारधारा है उसके बारे में। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अगर समझना है तो हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विचारकों ने अपने उपागमों के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए कई सिद्धांत उपयोगी होते हैं, जिनमें से यथार्थवादी और परस्पर निर्भरता दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों राज्य व्यवहार और शक्ति और सहयोग को अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, यथार्थवादी जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की शक्ति को प्रकट करता है। वो कहता है कि अगर किसी देश को अपने आप को राष्ट्रीय सुरक्षा और जो शक्ति संतुलन जो होती है उसी के आधार पर वो अपनी शक्ति निर्धारित करता है, और प्रत्येक देशों को अपनी शक्ति को बढ़ाने यानी शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देना चाहिए, और समय समय पर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ चाहे वो समझौते करें, चाहे किसी भी तरह की विदेश नीति कायम करें, लेकिन सभी देशों का लक्ष्य होता है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन। क्योंकि विश्व राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा जब भी संभव है जब शक्ति संतुलन बनाएंगे। जैसा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है शक्ति और सुरक्षा मुख्य आधार मानता है। कहता है प्रत्येक देश की जो आधार है वो शक्ति और सुरक्षा है, और साथ ही साथ में राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता है, क्योंकि यथार्थवादी अनुसार विश्व राजनीति में प्रत्येक देश अपने ही राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, और प्रत्येक देश ये कहते हैं कि यथार्थवादियों का कहना है कि प्रत्येक देशों को हर पक्ष में अपनी प्राथमिकता देता है प्रत्येक देश। तीसरा, संघर्ष प्राकृतिक माना जाता है। सैन्य शक्ति को ज्यादा महत्व देता है कि क्योंकि सैन्य शक्ति जितनी मजबूत होगी उस देश की सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत होगी। साथ में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय हित को ही सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए प्रत्येक देश शक्ति संतुलन के शक्ति अर्जित करने में लगे होते हैं। तो इस तरह से यथार्थवादी जो है वो अपने प्रत्येक देश अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहता है, वो ये यथार्थवादी की विचारधारा है। और परस्पर निर्भरता वाले मानते हैं दुनिया परस्पर आर्थिक व तकनीकी रूप से जुड़ी है, क्योंकि परस्पर निर्भरता वाले दृष्टिकोण का मानना है कि प्रत्येक देश अकेले अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए सभी देश एक दूसरे के प्रति परस्पर निर्भर है, क्योंकि एक देश दूसरे देशों से जब तक वो व्यापार नहीं करेगा जब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता। आज विश्व राजनीति में अगर हम देखें कि सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ खुलकर व्यापार करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे तो प्रत्येक देश यानी कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए परस्पर निर्भरता वाले मानते हैं कि दुनिया परस्पर आर्थिक और तकनीकी रूप से जुड़ी हुई है। गैर राज्य कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हैं। सहयोग की शांति पर जोर कहते हैं कि सहयोग अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो इससे हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ व्यापार संबंध
संबंध संघर्ष कम करते हैं। ये कहते हैं कि हमें संघर्ष को छोड़कर अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और वैश्विक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये वैश्विक संस्थाएं जितनी बनी गई है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक वित्त से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या अंतरराष्ट्रीय युद्ध को रोकने वाली संस्था क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से ही सभी देश एक दूसरे का विकास करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के संबंध में विदेश मंत्रालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जो विदेश नीति है वो हमारी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसका दायित्व दे तो रखा है विदेश मंत्रालय को, लेकिन विदेश मंत्रालय जो है आज वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय को निर्देशित किया जा रहा है पीएमओ के द्वारा यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से। अब विदेश नीति में विदेश मंत्रालय और पीएमओ दोनों की ही भागीदारी होती है, लेकिन विदेश मंत्रालय को जो निर्देश मिलते हैं वो मिलते हैं पीएमओ के द्वारा। जैसा पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा जैसी विदेश नीति का संचालन करवाया जाएगा उस तरह से ही विदेश मंत्रालय भी अपनी विदेश नीति बनाएगा। तो भारत की विदेश नीति में विदेश मंत्रालय की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका दायित्व विदेशों से जो संबंध है कैसे संचालित करना है, किस प्रकार करना है, ये सब विदेश मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। और ये कूटनीतिक वार्ता जैसे कि देश के साथ जो कन्वर्सेशन है, वार्ता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, समझौते और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा से संबंधित कार्य को भी संभालता है। जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स है, पहला है विदेश नीति लागू करना और सलाह भी देना। जो भी भारत की विदेश नीति बनती है उसको लागू भी करता है और उसकी सलाह भी देता है। दूसरा, दूतावास और कूटनीतियों को संचालन करना। अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना भी हमारा विदेश मंत्रालय का काम है। विदेशी यात्री और समझौतों का प्रबंध करना, प्रवासी भारतीयों की सहायता करना और आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना जैसे जो कार्य है यानी जो भूमिका है वो सब विदेश मंत्रालय के द्वारा ही संचालित होती है। सिक्स क्वेश्चन है, समकालीन आर्थिक संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आज वर्तमान समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो भूमिका है वो बढ़ रही है क्योंकि आज वैश्वीकरण के दौर में सभी देश एक दूसरे देशों में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस कंपनियों को कहते हैं जब कंपनियां किसी एक देश में तो उसकी शाखा मतलब कंपनी स्थापित होती है परंतु उसकी शाखाएं अन्य देशों में स्थापित की जाती है, इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। यानी ऐसी कंपनी जो एक देश में तो स्थापित होती है और उस कंपनी की अन्य देशों में शाखाएं खोली जाती है और उन सारी शाखाओं को एक देश निर्देशित करता है। तो इसके बारे में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत बन गई है। ये देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, लेकिन इसके प्रभावों पर आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसका सबसे बड़ा जो भूमिका है वो है निवेश और तकनीक उपलब्ध कराना, साथ ही साथ में रोजगार को बढ़ावा देना। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसकी वजह से रोजगार भी बढ़ा है, देशों को आर्थिक रूप से जोड़ना और इसका लाभ प्रत्येक देशों में जाना, लाभ का बड़ा हिस्सा बाहर ले जाना, ये सबसे बड़ी आलोचना इसकी है। घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, कुछ मामलों में राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है। 7 क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, जैसा कि भारत और अमेरिका सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, आज वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो घनिष्ठ होते जा रहे हैं। आज भारत और अमेरिका एक अपने जो संबंध है उनकी एक नई शुरुआत के रूप में उभरा है। जैसा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जो मिठास है शीत युद्ध के बाद यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद देखने को मिली है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध तेजी से सहयोग की ओर बढ़े हैं, वैचारिक मतभेद कम हुए हैं और दोनों देशों के बीच में रक्षा, व्यापार और परमाणु सहयोग भी बढ़ा है। जैसा कि दोनों के संबंधों को हम 1991 के सुधारों के बाद आर्थिक संबंध मजबूत करने के आधार पर जान सकते हैं। जैसा कि 1990-91 में यूएसएसआर का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो है वो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। इसके साथ रक्षा संवाद समझौता जैसे कि लेमोआ और कॉम कासा जैसे जो समझौते भारत और अमेरिका के बीच में जिससे दोनों के जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ हुए। 2008 में परमाणु समझौता, फोर्थ में आतंकवाद पर संयुक्त सहयोग और साथ में इंडो पैसिफिक में साझेदारी, 6 टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य में सहयोग जैसे मुद्दों की वजह से, इन पॉइंटों की बिंदुओं की वजह से भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ। नंबर 8 है, शीत युद्ध के पश्चात भारत और जापान के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। जी, शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो भारत और जापान के जो संबंध थे वो काफी घनिष्ठ हुए। जैसा कि 1990 के बाद भारत और जापान के संबंध जो आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी में बदल गए और जापान का प्रमुख निवेशक बन गया है
क्योंकि भारत में जापान ने काफी निवेश किया और साथ ही साथ में भारत ने भी अपने व्यापार को जापान में बढ़ाया। इसके साथ ही दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा में भी सहयोग किया। जैसे कि जापान ने निवेश में वृद्धि करी, भारत ने जापान में अपने निवेश को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ में जापान ने भी भारत में निवेश दिया, जिससे दोनों के जो संबंध है काफी घनिष्ठ हुए। साथ ही साथ में बुलेट ट्रेन परियोजना प्रमुख उदाहरण है, जैसा कि बुलेट ट्रेन भारत को जो मिली है वो जापान के सहयोग से, और साथ में क्वाड जो रणनीति है उसमें साझेदारी दोनों की बढ़ी है। इसके रक्षा अभ्यास, समुद्री सहयोग, हम दोनों रक्षा के क्षेत्र में भी काफी समझौते हुए, इसमें सैन्य अभ्यास भी और समुद्री सहयोग को भी बढ़ावा दिया, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सहयोग दिया। एशिया में स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयास भी साथ में किए, जिससे हमें भारत और जापान के जो संबंध है काफी घनिष्ठ। 9, भारत आसियान के संबंध। जी, भारत और आसियान के जो संबंध है काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिसंबर, जून और दिसंबर सेशन में आता है। इसको दोनों ही दिसंबर और जून वाले बच्चे कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने टॉप 13 जो क्वेश्चन कराए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि सारा एग्जाम अधिकतर मोस्टली दोनों पार्ट्स के क्वेश्चन इसमें से ही बन जाते हैं, आपका पेपर पूरा हो जाता है। तो देखिए, आसियान जो है हमारा जो एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक संगठन है जो भारत के निकटवर्ती है। 10 देशों का संगठन माना जाता है। जो आसियान है 10 देशों का संगठन है। तो भारत के जो है आसियान के साथ घनिष्ठ संबंध हुए हैं। आसियान भारत के पूर्वी पड़ोस का एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। इसके साथ भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है, खासकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद। तो इस तरह से भारत और आसियान के बीच में जो संबंध जो मजबूत हैं वो एक्ट ईस्ट नीति के द्वारा हुए हैं, क्योंकि भारत और आसियान के बीच में ये एक्ट ईस्ट नीति बनी, जिससे दोनों के संबंधों में काफी निकटता आई। साथ में व्यापार बढ़ा, एफटीए लागू किया गया दोनों ही भारत और आसियान के बीच में। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारे दोनों के संबंध काफी घनिष्ठ हुए। ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ाया गया, क्योंकि भारत और आसियान के जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है काफी घनिष्ठ पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जैसे आईएमटी हाईवे, दोनों ही जो भारत और आसियान के जो देश हैं वो एक दूसरे को कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जिससे हम बड़ा एक नेशनल जो आईएमटी हाईवे बना रहे हैं, जो कि सड़क परिवहन परियोजना के माध्यम से सारे देशों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय मंचों में साझेदारी, जैसे RFES जैसी जो क्षेत्रीय मंच है, इसमें दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, साझेदारी देते हैं, जिससे भारत और आसियान के जो संबंध है काफी घनिष्ठ। क्वेश्चन है 10, भारत पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए। जो भारत और पश्चिमी एशिया के देश हैं, उन पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के जो आर्थिक सहयोग है उन क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी एशिया भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार, प्रवासी भारतीयों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत पश्चिमी एशिया के देशों के साथ काफी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत के हित पश्चिमी एशिया के देशों के साथ काफी जुड़ रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी एशिया से भारत को व्यापार, ऊर्जा और निवेश, प्रवासी भारतीयों को बढ़ावा देना जैसे जो मुद्दे हैं जो भारत के हित के लिए हैं, इसलिए भारत पश्चिमी एशिया के साथ अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ा रहा है। जैसे कि तेल और गैस आयात भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, जिससे भारत पश्चिमी एशिया के साथ अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, व्यापार और निवेश में वृद्धि भारत कर रहा है, और साथ में प्रवासी भारतीयों का योगदान, रेमिटेंस जैसे आतंकवाद विरोधी सुरक्षा के सहयोग के लिए भारत पश्चिमी एशिया के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में भी निवेश, और खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यापार को भी भारत पश्चिमी एशिया के साथ आर्थिक सहयोग के आधार पर बढ़ा रहा है। तो ये हमने भारत और पश्चिमी एशिया के आर्थिक सहयोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। जैसा कि जून और दिसंबर सेशन, दोनों ही सेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो चलिए भारत के अफ्रीका के साथ संबंध की बात करें। अगर हम बात करें, भारत और अफ्रीका के जो संबंध है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और आदि के आधार पर विकसित हुए हैं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति अफ्रीका के साथ जुड़ी है। दोनों ही देश विकासशील देश हैं, और दोनों ही देशों ने शीत युद्ध काल में जो महाशक्ति है उनका सामना किया, और दोनों ही जो देश हैं वो गुटनिरपेक्षता की नीति के सदस्य भी देश रहे हैं। भारत और अफ्रीका के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदि के आधार पर विकसित हुए हैं। आज दोनों क्षेत्र व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में मजबूत साझेदार बने हुए हैं। इसके साथ साथ भारत ऊर्जा, खनिज और कच्चा माल में आयात करता है। इसमें औषधि जैसे कि दवाइयां, मशीनों और वाहनों का निर्यात जैसी चीजों को बढ़ावा देता है। ITEC के माध्यम से तकनीक सहयोग को बढ़ावा, भारत का अफ्रीका में निवेश को बढ़ रहा है, मतलब भारत का अफ्रीका में निवेश बढ़ रहा है। और साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाएं लागू की गई है दोनों देशों में, और समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं। 12, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर टिप्पणी लिखी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में की गई।
और इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में एनएसजी के जो अध्यक्ष हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी एनएसजी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत की सुरक्षा, रक्षा, रणनीतिक नीतियों के लिए केंद्रीय संस्था है। जितनी भी भारत की सुरक्षा को देखना, भारत की सुरक्षा को बढ़ावा देना और रक्षा और रणनीति, जितनी भी सुरक्षा की जो रणनीति नीतियां बनती हैं उन सबको हमने एनएसजी के हाथ में दे रखी। ये सरकार को महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर सलाह भी देती है। अगर सरकार को कोई सिक्योरिटी एडवाइस चाहिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देती है और विभिन्न एजेंसियों का समन्वय भी करती है। साथ में इसका काम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करना, जितनी भी भारत की सिक्योरिटी है उसके लिए जो भी रणनीतियां तैयार की जाती है वो सब एनएसजी के द्वारा। साथ में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप और एनएसए भी के अंग भी माने जाते हैं, इसके 2 अंग हैं। इसके अलावा विदेश नीति और रक्षा नीति में तालमेल स्थापित करना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का विश्लेषण करना और संकट प्रबंधन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाना। भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखी है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, भारत की जो परमाणु नीति है वो शांतिपूर्ण और शांति प्रिय रही है और भारत परमाणु नीति को शांतिपूर्ण उपयोग, जिम्मेदाराना आचरण और न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित मानता है। और भारत यहां तक कि परमाणु नीति के आधार पर यह कहता है कि भारत की जो परमाणु नीति है उससे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं है। और यहां तक कि भारत ने यह स्पष्ट किया हुआ है कि जो भारत ने परमाणु नीति यानी जो परमाणु बम बनाए वो केवल भारत की विकास नीति और भारत की सुरक्षा के लिए बनाए। तो यह नीति सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वैश्विक शांति का समर्थन करती है। तो भारत की, जैसे कि भारत ने कुछ भारत की परमाणु नीति के कुछ बिंदु है, जैसे कि पहले उपयोग ना करना, भारत ने साफ क्लियर करा है कि भारत कभी भी परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। सबसे पहले अगर कोई परमाणु बम की धमकी देता है तो भारत उसके जवाब में परमाणु बम का प्रयोग, मतलब परमाणु जैसे जो मुद्दों का वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का सिद्धांत को भी वो फॉलो करता है, शांतिपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करता है, साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय अप्रसार और निष्कर्षण का समर्थन करता है। भारत ने हमेशा हथियारों का विरोध करा, जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि बनाए रखना चाहता है और रखता भी है, क्योंकि भारत ने साफ बोला है कि भारत की जो परमाणु नीति है वो एक जिम्मेदारान है। भारत केवल अपने विकास के लिए परमाणु बम का प्रयोग करता है, इसके साथ में सुरक्षा वातावरण के अनुसार नीति का लचीलापन को भी वो स्वीकार करता है। तो इस तरह से हमने परमाणु नीति की, भारत की परमाणु नीति के बारे में बात करी। ये हमने टॉप 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए करे और ये टॉप 13 क्वेश्चन जून और दिसंबर दोनों ही सेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।